बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इंडिया नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए। डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने मुलाकात की और बहुत से मामलात के हवाले से वहाँ पर गुफ्तगू की गई। एक मामला ये था कि इस मुलाकात से पहले नरेंद्र मोदी ने जाने से पहले जो अमेरिकन मोटरसाइकिलें और कार की कंपनी थी उस पर 10% टैरिफ कम कर दिया, एक गुडविल जेस्चर के तौर पर शायद। जबकि अमेरिका की जानिब से कहा गया कि हम भारत को F-35 तैयारे और उसके साथ साथ अरबों डॉलर के हथियार देने को तैयार हैं। इससे कबल अगर देखा जाए तो भारत जो ज़्यादातर हथियार लेता है वो रशिया से लेता है और भारत इस खित्ते का या देखा जाए मजमूई तौर पर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर है हथियारों का। तो अगर अमेरिका ये हथियार देना चाहे भारत को तो रशिया के साथ क्या उसके ताल्लुकात का फ़र्क पड़ सकता है। फिर एक और ऑफ़र वहाँ से की गई कि हमारे पास तेल और गैस भी है। ये भी कहा गया कि भारत को कहा गया कि आप हमसे तेल और गैस लें। तो भारत यहाँ पर ईरान और रशिया से तेल लेता है। तो अब यहाँ पर बहुत से सवालात ये उठ रहे हैं कि एक तो भारत अपने आप को इतना इक्विप क्यों कर रहा है इस खित्ते के अंदर, दूसरा भारत का कैंप कौन सा है, इस दौरे से क्या असरात पड़ेंगे और ख़ास तौर पर हम पर क्या असरात पड़ेंगे। क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं अपनी एक रीजनल वैल्यू के हवाले से कि हमारी एक रीजनल वैल्यू मौजूद है इस खित्ते के अंदर। तो क्या ये उससे पहले बात हो रही थी कि जब अफगान फोर्सेस अफगानिस्तान से चली गई UN फोर्सेस, तो उसके बाद पाकिस्तान की वो वैल्यू नहीं रही और इस खित्ते के अंदर भारत ज़्यादा करीब हो गया। हमें इस किस्म के दौरों से नज़र भी आता है कि यहाँ से आला सतही वफ़द वहाँ पर जाते हैं और वहाँ के सदूर भी इंडिया आते हैं। तो पाकिस्तान को किस किस्म की पॉलिसी तब्दील करने की ज़रूरत है, किस किस्म की शिफ्ट करने की ज़रूरत है, ये भी एक अहम सवाल है जो आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, सबसे पहले एक तो ये मैं जानना चाहूँगा कि दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका की जानिब से भारत को जदीद टेक्नोलॉजी के हथियारों की फराहमी के ऐलान पर पाकिस्तान को तशवीश का इजहार है। तो पाकिस्तान इस बयान के अलावा और किस तरह रिएक्ट कर सकता है, और दूसरा इस दौरे के अंदर भारत ने क्या अचीव किया और क्या लूज किया? सबसे पहले तो ये जो दूसरा हिस्सा है ना आपके सवाल का, उसको देखते हैं, क्योंकि बुनियादी चीज़ वो है। फॉरेन ऑफिस तो बेचारा बयान देने के अलावा कर क्या सकता है। देखिए, 2023 में बाइडन की मुलाकात होती है, यानी 2 साल कबल ट्रंप के साथ, और उसमें जो कुछ तय होता है ना वो पढ़ लीजिए। और ये जो अभी ट्रंप की मुलाकात हुई है मोदी के साथ, वो भी पढ़ लीजिए। शायद ही आपको कहीं को 2-3 जगहों पे कोई कॉमा, सेमीकोलन, सब्जेक्ट, कोई एक आध नया जो है वो नजर आए। एग्जैक्टली वही चीजें हैं, वही डिफेंस में आपके ताल्लुकात हैं, वही स्पेस में आपके ताल्लुकात हैं, वही आपकी एनर्जी की बात है, वही आपका जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो जो US इंडिया 1, 2, 3 सारा कुछ वही है। क्वाड वही है। वो जो आपका इंडो पैसिफिक पे फोकस था कि जी चूंकि चाइना फलाना ये वो, तो उसके ये सारा कुछ वही है। तो पहली बात उसमें से ये निकली कि ये ट्रंप और मोदी का एज सच कोई उन्होंने कोई कमाल नहीं किया, ये वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली की बातें हैं। दूसरी बात देखिए, इसमें अचानक पाकिस्तान हमें आया नजर के वो रेलेवेंट हो गया। अब देखिएगा कि इसमें सारी बातें उन्होंने कर ली। ये जो आपने अरबों डॉलर की बात की है ना कि अरबों डॉलर के असला देगा, ऐसे लगता है कि अमेरिका इमदाद कर रहा है और बाबा वो बिजनेस कर रहा है। असला देगा अगर, अव्वल तो ये है कि बड़ा मुश्किल था वो जो रशियन स्ट्रेटेजिक इनका है, यानी इंडिया का, यानी उसमें दरार डालना। असला देगा तो वो चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है असला, लेकिन असल में पैसे किसको मिलेंगे? अमेरिका। बिजनेस किसका होगा? तो ज्यादातर चीजें मोदी साहब वहां पे दे के आए हैं। नंबर 1 जो वो कह दे के आए हैं वो अपनी फर्मा बरदारी दे के आए हैं। आप इनकी जॉइंट डिक्लेरेशन को पढ़ लीजिए, प्रेस रिलीजेस देख लीजिए, आप इनके पूरे विजिट का हिसाब किताब देख लीजिए। उसमें उन्होंने 2 चीजें दे के आए हैं और 1 चीज लेके आए हैं। बाकी ये सारी चीजें जो है ना, ये फॉरेन ऑफिसेज जो होते हैं दोनों मुल्कों के, वो करते हैं। ये पहले से ही तयशुदा थी। क्या दे के आए हैं? वो फर्मा बरदारी दे के आए हैं और दे के आए हैं कि जहां तक क्वाड का ताल्लुक है, जहां तक चाइना कंटेनमेंट का ताल्लुक है, तो जनाब हम हाजिर हैं, हाजिर जनाब। और वो अभी प्रेजेंट की भी दे के आए हैं, यानी गारंटी, और फ्यूचर की गारंटी भी दे के आए हैं। दूसरी चीज वो क्या दे के आए? दूसरी चीज वो दे के आए हैं कि आप यकीन रख लीजिएगा
कि हम जो पुलिसमैन का रोल इस खित्ते में कर रहे हैं, जिसमें चाइना भी आता है, जिसमें ये सारा हिसाब किताब साउथ एशिया का, उसको हम अच्छी तरह से निभाएंगे। और तीसरी चीज जो इसमें वो दे के आए वो ये कि करोड़ों अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। ट्रंप किस में इंटरेस्टेड है? आपको याद है 600 बिलियन डॉलर सऊदी अरेबिया ने कहा जी ले लें, फलाने जापान ने कहा जी इतने मैं भेज रहा हूं आपके पास। उसके बाद यह है कि अब इंडिया की बारी थी, इन्होंने भी प्लेज किया है कि अमेरिका में हम जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक तो विन विन सिचुएशन ट्रंप के लिए। ये क्या लेके आए हैं? अपनी सिफारती 35 साल जिंदगी अगर मैं सामने रखूं ना, तो ये सिर्फ 2 चीजें लेके आए। नंबर 1 कि वो जो एक इमेज था ना, जो एक परसेप्शन था कि ट्रंप जो है वो नाराज है मोदी से, उसको इन्होंने दूर किया है। और नंबर 2 ये वहां से कुछ सेल्फियां लेके आए हैं। इसके अलावा सारा कुछ इसमें अमेरिका ने जीता है। क्विकली मैं आपको बता दूं कि अचानक नहीं साकिब साहब, लेकिन हमारे यहां तो कॉल तक नहीं आती, वहां पर चले सेल्फियों तक नौबत तो चली जाती है। देखिए वहां पे मैं यानी अभी आपको इसके जवाब में ये बता ही रहा था, हमारे यहां पे एक तो ये जो इंडिया फिक्सेशन है ना कि इंडिया ने ये कर लिया, पाकिस्तान ने यूं नहीं किया, वो इसमें से निकलो यार, अपना इंडिपेंडेंट को शिनाख्त बनाएं। आपकी जो बात होती है वो उसमें इंडिया आ जाता है, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, तो करने देना उसको। आप उसको रोक सकते हैं, जो इंडिया कर रहा है आप कर सकते हैं। आप इंडिया का मुकाबला कैसे कर सकते हैं मुझे जरा बता दीजिए। उसकर की फौज से लेके, उनकी टेक्नोलॉजी से लेके, उनके एटॉमिक नो हाउ से लेके, उनकी पॉपुलेशन, उनकी इंडस्ट्री, उनका बेंगलुरु, उनका टेक्नोलॉजी, उनका हिसाब किताब जो है, आप किस शोबे में उनका मुकाबला कर सकते हैं? हमने उनके साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रखनी है, इंडिया के साथ अमन के साथ हम रहें। बाकी वो दुनिया में क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने लिहाज से बनानी चाहिए। तो मैं ये बात कर रहा था कि जयशंकर ने 2 दफा कहा, मोदी ने 3-4 दफा कहा कि पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। अब ये जॉइंट कमीशन जो आप कम्युनिके पढ़ते हैं, आपको पता लगता है कि अगर अमेरिका के बाद कोई रेलेवेंट मुल्क है ना इंडिया के लिए, तो वो कौन है? वो पाकिस्तान है। अच्छा, अब उसमें वो जिक्र कर रहे हैं अलकायदा का, इसिस का जिक्र आया, उसमें उन्होंने जैश ए मोहम्मद की बात की, उसमें उन्होंने लश्कर तैयबा का जिक्र किया, लेकिन वो उन्होंने टीटीपी का जिक्र नहीं किया। उसमें आपको वो चीजें, आईएसके का जिक्र नहीं किया, वो चीजें तो पता लगा कि उधर उनका कोई हाथ है। बीएलए का जिक्र नहीं किया, मजीद ब्रिगेड का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा वगैरह वगैरह का जिक्र किया। तालिबान हुकूमत का कोई जिक्र नहीं उन्होंने किया कि ये जो यूनाइटेड नेशंस ने जो इस वक्त तालिबान हुक्मरान है वहां पे, उनको टेररिस्ट करार दिया हुआ है। टीटीपी जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट करार दी हुई है, जिक्र नहीं किया। तहावर राना का नाम आया, तहावर राना का नाम खुसूसी तौर पे उसमें लिया गया जॉइंट कम्युनिके में, लेकिन उसमें हरदीप सिंह निज्जर का जिक्र नहीं आया, उसमें पुन्नू का जिक्र नहीं आया, उसमें यादव का जिक्र नहीं आया। तो पता लगा कि ये देखें जी, ये हिसाब किताब जो है वो चल रहे हैं, ये सिर्फ बातें करने की हद तक है। मुंबई और पठानकोट का जिक्र आया, मुंबई का भी जिक्र आया, पठानकोट का भी जिक्र आया, लेकिन फलस्तीन का जिक्र नहीं आया, मकबूजा कश्मीर का जिक्र नहीं आया। तो मैं बहसीत सिफारतकार के जब देखता हूं तो मुझे ये इसी तरह से अगर फर्ज करें पाकिस्तान से इमरान खान बहसीत प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, नवाज शरीफ बहसीत प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, इनमें से कोई बात नहीं होगी और उसमें यह होगा एक फिक्रा लिखा हुआ, कश्मीर का मसला दोनों मुल्क इस तरह से करें वगैरह वगैरह, ये आपस में जो है वो कश्मीर का नाम आएगा। तो इसकी बॉटम लाइन ये निकली कि जब आप कोई वजीर आजम या जाता है ना सदर आपका किसी और जगह पे, तो उनके एंगल से बात होती है, ठीक है, उनके एंगल से बात करके बाकी चीजों को हज़फ कर दिया जाता है। तो इसमें भी जो हुआ वो भी ऐसे ही था। अब इस वक्त की आखिरी बात, पाकिस्तान ने एक तरह से इनडायरेक्टली इस विजिट का जवाब दिया है। वो परसों आया, सदर जरदारी का बयान आता है जिसमें वो चीन के बारे में बात करते हैं कि चीन जो है उसकी जो तरक्की है उसमें कोई एग्रेशन नहीं है, उसमें कोई ऐसे अज़ाइम नहीं है, वो किसी पे कब्जा नहीं करना चाहता। तो इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान ने टिल्ट बताया कि हमारा टिल्ट इस तरफ है। दूसरी बात इसमें अहम यह है कि आपने चाइना के साथ ताल्लुकात रखने हैं,
लेकिन अमेरिका को आपने दुश्मन नहीं बनाना। ये यानी मोदी के जाने से क्या आपकी एक्सपोर्ट कम हो गई है? क्या उन्होंने जो वहां का एक्सपैट है आपका वो खत्म हो गया है? क्या हिसाब किताब सारे खत्म कर दिए? कुछ नहीं हुआ। वो एक इंडिपेंडेंट था, उसमें जो पाकिस्तान का नाम आया वो आएगा अगली दफा हमारी तरफ से कोई ताकतवर प्राइम मिनिस्टर जाता है। देखिएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। आपने कहा ना फोन शोन ये वो, पाकिस्तान अमेरिका को इस वक्त दे क्या सकता है? ये जिस तस्वीराती अहमियत की, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की आपने बात की है, वो इसको अब नहीं मानते। ठीक है, वो वॉर ऑन टेरर खत्म हो गई, वो हिसाब किताब अफगानिस्तान से चले गए सारे लोग। इस वक्त पाकिस्तान ने ये सोचना है, और मैं ये चाहूंगा कि हमारा पैनल इस पे डिस्कस करे कि पाकिस्तान को इस वक्त क्या करना है एज फार एज पाकिस्तान रिलेशंस विद अमेरिका आर कंसर्न्ड, और to create a balance between China and United States of America with special reference to ये जो दहशतगर्दी के हमारे जो इस वक्त अफरीद सामने है ना, उनका कैसे करना है, ये इस वक्त पाकिस्तान ने सोचना है। इंडिया को छोड़े, इंडिया जो कर रहा है उसको आप रोक नहीं सकते, आप अपना किबला दुरुस्त कीजिए। राव साहब, एक तो इस दौरे के बाद जब नरेंद्र मोदी वापस आए तो यूएसए ने जो पॉलिसी अपनाई हुई है तारकीन वतन के लिए जो गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर मौजूद हैं, 116 भारतीय शहरियों को वापस भेज दिया। दूसरा, भारत ने एक बैलेंस तो बनाया हुआ है, वो रशिया के साथ भी ट्रेड करता है और वो ईरान जिस पर सैंक्शंस लगी हुई हैं उससे तेल भी खरीदता है, और वो अमेरिका भी जाता है। पाकिस्तान को इससे क्या सीखना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अब बैलेंस करना है। हम इससे पहले चाइना के दौरे की बात कर रहे थे, सदर जरदारी वहाँ पर मौजूद थे। अमेरिका के हमारे पड़ोसी अगर दौरा करके आए हैं तो हम कैसे बैलेंस इसको करेंगे? और फिर ये जो दहशतगर्दी का बड़ा डिटेल नजम साकिब साहब ने जिक्र किया, इस पर आप क्या समझते हैं, जो जिक्र वहाँ पर किया गया और पाकिस्तान का नाम जिस तरह इस्तेमाल किया गया? जी ज़ौक, बड़ी इंटरेस्टिंग हैं सारी चीज़ें जो हो रही हैं ओवरऑल। एक तो मैं इस पे पर्टिकुलर बात कर लेता हूँ जो आपने पूछा है, फिर मैं एक लार्जर पिक्चर की बात करूँगा एशिया के हवाले से। बात यह है कि जो भारत इस वक्त अमेरिका के साथ जो उसके रिलेशनशिप है, भारत को पता है कि अमेरिका की उसको क्यों ज़रूरत है और वो किस तरह से उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना के रखना चाहता है और क्यों रखना चाहता है। कंटेन चाइना पॉलिसी वन ऑफ द फैक्टर्स उसका है। दूसरी उसमें ये है कि ट्रंप के आने के बाद वो जो चीन में अमेरिकी इंडस्ट्री है वो चाहता है कि वो अमेरिका में वापस आए, या अल्टरनेट के तौर पे भारत भी हो सकता है कि वो इंडस्ट्री भारत में शिफ्ट कर दी जाए। तो ये एक रिलेशनशिप, उसका भरपूर फ़ायदा इंडिया उठाएगा, यकीनन उठाएगा कि वो एज इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर के तौर पे अपने आप को समझ रहा है अमेरिका के साथ यहाँ उसकी ज़रूरतों के मुताबिक। हमारा मसला ये है कि हमने 65 साल एक ही बास्केट, बल्कि अभी तक एक ही बास्केट में अपने सारे अंडे रखे हुए थे, और वो अमेरिका था, जिसके हम फ्रंट लाइन स्टेट थे। वॉर ऑन टेरर के ऊपर भी, उससे पहले जब रशियन इन्वेजन हुआ उस वक्त भी हम थे। तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि अमेरिका का ओवरऑल बिहेवियर क्या होगा। अभी हमें समझना चाहिए कि वो ना सिर्फ हमारे साथ जो सलूक है उसका वहाँ से निकलने के बाद, और जो EU के साथ अभी लेटली हुआ उसकी मैं आगे बात करता हूँ। हम वॉर ऑन टेरर पे फ्रंट लाइन स्टेट थे। अब हमें बताया जा रहा है कि जी आप दहशतगर्दी के खिलाफ ये करें और वो करें, वो डू मोर वाला जो होता था, एक मंत्रा जो होता था। आपको पता है अगस्त 2022 से अमेरिका को भी इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं है कि हम 10-15 साल जो उसकी जंग लड़ते रहे वो छोड़ के चला गया है। अगस्त 2022 से हम अकेले, UN की रिपोर्ट के मुताबिक 24 टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो अफगानिस्तान के अंदर एक्टिव हैं, और वो अफगानिस्तान के अंदर नहीं कर रहे, सिर्फ पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं, उसके साथ हम बसरे पैकार हैं। तो हम सबसे बड़े इस वक्त दुनिया में अगर कोई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, अमली तौर पे कुर्बानियाँ दे रहा है, शहादतें ले रहा है, वो पाकिस्तान है। और दुनिया में कोई मुल्क मुझे दिखा दे जो इस किस्म की जंग में फंसा हुआ हो या इस किस्म की जंग उसके मत्थे लगी हुई है, और बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसीज़ जिसको बनाने वाला अमेरिका था। अमेरिका की पॉलिसियों की वजह से हम इस सारे गंभीरता में पड़े हुए हैं, सारे मसाइल का शिकार है। तो ये बहुत बड़ी मुनाफकत है अमेरिका की कि वो इंडिया के साथ बैठ के हमें ये सबक देने की कोशिश करे कि दहशतगर्दी हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। अब मैं लार्जर पिक्चर की बात करता हूँ। एशिया इज़ 2/3 ऑफ वर्ल्ड GDP और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे है। और हम जो देख रहे हैं अभी ट्रंप का, और उस आने वाली हुकूमतें भी यही करेंगी, वो EU से अपना दामन छुड़ा रहे हैं, निकल रहे हैं वहाँ से। यूक्रेन को, यही मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने छोड़ा, अभी EU को भी छोड़ दिया, यूक्रेन को भी छोड़ दिया ऑलमोस्ट।
तो वो यही करते हैं, जहां उनका इंटरेस्ट खत्म होता है वो फिर छोड़ के भाग जाते हैं। हमारे साथ 2 दफ़ा कर चुके हैं, जिसका हैरी क्लिंटन ने भी एतराफ़ किया था अपनी सेनेट हेयरिंग में कि हमने उनको उनके हाल पे छोड़ गए, और फिर उसके बाद यही होना था जो हुआ। अब 9/11 हो गया फिर उसके बाद। तो अब वो एशिया पे फोकस उनका अगला है, वो सारा फोकस अपना एशिया पे करना चाह रहे हैं। एशिया में क्या करना चाह रहे हैं? इंडिया उनके साथ है, रूस को वो अपने साथ मिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि चीन और रूस की कुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले उन्होंने एक दफ़ा कर लिया था, उनको आपस में लड़ा लिया था, अब वो बहुत ज़्यादा कुर्बत हो गई। अब वो दोबारा से चाह रहे हैं कि रूस के साथ नॉर्मलाइजेशन करें। यूक्रेन का जो कब्जे वाला हिस्सा है वो रूस के पास रहे, और यूक्रेन बफर जोन के तौर पे रहे, नेटो में शामिल ना हो, नेटो को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, यूरोप को उसके रहमो करम पे छोड़ दिया जाए। उसमें वो 2 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो अभी डीजी वैंस उनके जो हैं वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने जो तकरीर की है वहाँ पे कुछ 16-17 मिनट की, उसको आप सुने तो वो मैं बड़े अरसे से ये बात कर रहा हूँ। अमेरिका का अब जो नारा है वो बड़े नारे लगाए, पुरअमन बकाए बामी, ये वार ऑन टेरर के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ किया। अब उनका नारा है दुनिया में आइन कानून की बालादस्ती और शहरी आज़ादियाँ। अब इसमें वो लगे हुए हैं पिछले कई सालों से, और ये आगे इसी को बेचेंगे। यूरोप को वो डेमोक्रेसी का लेक्चर दे रहे हैं डीजी वैंस साहब, नायब सदर साहब, शहरी आज़ादियों के लेक्चर दे रहे हैं, मजहबी आज़ादियों के लेक्चर दे रहे हैं। तो अगर वो एशिया पे उनका फोकस होता है और यहाँ पे वो सारा अपने तवज्जो रख करते हैं, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ठीक है, हम तो जो अगर वो उनके वाकई सीरियस हैं वो शहरी आज़ादियों के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, हम तो उन्हें रेड रैग दिखा रहे हैं अमेरिका को, मुतवज्जो कर रहे हैं कि जी ये देखें हम ये कर रहे हैं, हमें रोक के दिखाओ। तो इसलिए हमें एक इस हवाले से, दूसरा क्या हमारे पास कोई स्ट्रेटजी है कि अगर एशिया पे पूरा फोकस आता है उसका, रशिया, इंडिया, फॉर दैट मैटर अफगानिस्तान में अगर वो कुछ करता है और बाकी जो डेवलपमेंट्स यहाँ पे होती हैं, हम क्या उसके लिए तैयार हैं? मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस चीज़ का इदराक भी है कि अमेरिका का अब अगला फोकस क्या है, क्योंकि जंगों से पैसा नहीं कमा सकता, उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अब उतना पावरफुल उस तरह से नहीं रहा। वो असला वसला बेचेगा ज़रूर, लेकिन उतने पैसे नहीं कमा सकता जितना वो बिजनेस से कमा सकता है, जितना वो एनर्जी कॉरिडोर है पूरा, ये उसको ये धाते हैं और बहुत मिनरल रिच एरियाज है ये सारे, सेंट्रल एशियन स्टेट हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, वो कमा सकता है। उसका यहाँ पे फोकस है। मेरा नहीं ख्याल कि हम उसके लिए तैयार हैं, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। हम आधा तीतर आधा बटेर है। हम सोचते हैं चीन के साथ जाएं ना जाएं, रूस के साथ मुज़ाकरात करें ना करें, इधर मामलात करें ना करें, तो उसका मतलब उसका क्या नतीजा निकल रहा है? अमेरिका से तो जो है सो है। चीन को भी पूरी तरह ट्रस्ट नहीं हम दे पा रहे कि हम पूरी तरह बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं और हम आपके यानी साथ मिल के चलेंगे, रीजनल सिचुएशन जो भी हो हम आपके साथ खड़े हैं। तो हमें कम से कम पीछे हट के बैठ के अपनी पॉलिसी को नज़रसानी करनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कुछ सोच रहा है, कोई डिबेट भी नहीं नज़र आ रही मुझे इस चीज़ के ऊपर कि नई जो दुनिया जिस तब्दील हो रही है, बैनुल अक़वामी जो मामला चेंज हो रहे हैं, उसमें हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये वही बात है कि जब फिर वो शुरू हो जाती है कोई ना कोई चीज़, या डिबेट शुरू हो जाती है या कोई फैसले मुसल्लत हो जाते हैं, तो फिर हम सोचना शुरू करते हैं, बड़ी देर कर देते हैं। साकिब बशीर साहब, क्योंकि हमने देखा कि एलन मस्क साहब एक अहम डोनाल्ड ट्रंप के साथी हैं, हुकूमत में उनके साथ हैं, बहुत से फैसले लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। वो भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री कुछ अर्सा कबल जो है वो इंडिया में लगा के गए अपनी मैन्युफैक्चरिंग की। उससे अलहदा भी हम देखते हैं कि इंडिया एक बड़ी मार्केट कहा जाता है, पाकिस्तान से ज़्यादा उनकी आबादी है, तो इन्वेस्टर भी इसलिए वहाँ पर ज़्यादा आता है। तो जो इस वक्त ये दौरा रहा, उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अब सलामती कौंसिल इजलास में शिरकत करेंगे, जिसके लिए वो 18 फरवरी को न्यूयॉर्क जाएंगे। तो अब पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ रख सकता है ये तशवीश जो है इन हथियारों की डील के हवाले से? एक तो जो फ़ॉरेन ऑफिस का इस पर बाकायदा तौर पर मौक़िफ़ आ गया है, यकीनी तौर पर यही जो मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान वहाँ जाकर भी वज़ीर ख़ारजा जो है वो रखेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हमारा दुश्मन मुल्क है उसको एक ख़ास तरीके से लेंस से देखने की बजाय हमें उस तरह देखना चाहिए कि वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं कि 20 जनवरी को ट्रंप आते हैं और जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं वो हमें वाज़े तौर पर उस उनकी जो वहाँ पे थी, वहाँ पे एक चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, वो जब उन्होंने हल्फ उठाया, हल्फ बर्दारी की जो तकरीब थी उसमें मौजूद थे। फिर अभी 12 फरवरी को तो तकरीबन ये 20-22 दिन बनते हैं और मोदी वहाँ पे पहुँच गए।
और इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत अमेरिका के दरमियान जो दो तरफा तजारत का हुजम है वो बहुत ज़्यादा है। अभी उन्होंने $500 बिलियन का कहा है, 190 बिलियन डॉलर ऑलरेडी है और हमारा 5.5 बिलियन डॉलर है गुज़श्ता साल का। तो इससे भी अंदाज़ा लगा लें कि दो तरफा तजारत क्या हो रही है। और फिर जब ये देखें कि अभी तक हम जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो ट्रंप साहब हैं वो कॉल करेंगे या इस किस्म की कोई सिचुएशन बनेगी। अगर 2 साल पहले चले जाएं तो 2 साल पहले भी वो बड़ी अच्छी तरह मुझे याद है कि इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा जाता था कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बाइडन साहब की कोई कॉल आएगी। मतलब ताल्लुकात का लेवल देख लेना, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में उस लेवल पर कुर्बानियाँ भी दी हैं और अपनी मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जिसका खुमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। आज हम बहुत पीछे हैं। इसके बावजूद भी अमेरिका जो है सिर्फ अपने मफाद के लिए उसने सब कुछ किया। और उसके बाद जब 2022 में वो साइफर वाला इशू आया तो पीटीआई इधर खड़ी हो गई, उन्होंने एंटी अमेरिका जो है वो कैंपेन चलाई। और जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी वो कह रहे थे कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात नहीं खराब कर सकते हम। और उसके बाद सिलसिला चलता रहा, कभी हमने नहीं देखा कि वो उनकी तरफ से कोई कॉल आई हो या कोई इस किस्म की सिचुएशन बनी हो। अभी भी ट्रंप जो है तो पाक अमेरिका ताल्लुकात का तनाजुर जो है ये भी आप ज़हन में रखें कि भारत जो है वो एक तो वहाँ पे मईशत उनकी बहुत ज़्यादा मजबूत है, बड़ा मुल्क है। फिर जो एलॉन मस्क की आपने बात की, एलॉन मस्क के साथ पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पे उनकी जो ख़ास तौर पर एक्स है या फेसबुक है या इस किस्म की जो कंपनीज़ हैं उनके दफातर यहाँ पे खुलवाने के लिए पिछले काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पे आएँ, अपने दफातर खोलें ताकि IT इंडस्ट्री को बूस्ट मिले यहाँ पे। लेकिन वो राज़ी नहीं हो रहे, अभी तक राजी नहीं हो रहे। लेकिन इसके बरक्स भारत में ये सारी इंडस्ट्री जो है वो IT वहाँ पे मौजूद है। और इसी तरह अगर बात की जाए, ये जो बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि जो गैर कानूनी अमेरिका में है, तो भारत जो है उसके मतलब 7-8 लाख लोग जो है वो वहाँ पे हैं। और एक रिपोर्ट ये भी आई है कि वहाँ जो अमेरिका की IT रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है इसके एक तो उनके हेड्स हैं और दूसरे नंबर पे उसमें सबसे ज़्यादा भारत से जो है वो IT इंजीनियर जा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहरहाल हमें सोचने की हैं। हमारे यहाँ एक इशू ये भी है कि हमारे यहाँ एक तसलसल था जमहूरियत का, वो भी नहीं रहा। अगर वो रहता तो मेरे ख्याल में हमारी मईशतें भी जो है वो मजबूत होती। आहिस्ता आहिस्ता जो जमहूरियत है वो मजबूत होती जाती है, उसका असर मुल्क पे पड़ता है। और मुल्क पे जब असर पड़ता है तो फिर आप ग्लोबल उस दुनिया के सामने जो है वो मजबूत पावर बन के आते हैं, आप उनके सामने बात कर सकते हैं। तो अगर मईशत हमने मजबूत करनी है तो हमारे यहाँ इसका तसलसल जो है वो जरूरी है। अमेरिका भी हमसे बात करेगा। अमेरिका जो है वो अगर मोदी से बात कर रहा है तो उसके पीछे वो मईशत है जो मजबूत मईशत जो है वो भारत या मोदी जो है वो लेके आगे बढ़ रहा है। तो इसके साथ साथ एक और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आई कि पाकिस्तान के हवाले से भी ये बात आ रही है कि जो वहाँ पे गैर कानूनी पाकिस्तानी हैं अमेरिका में, अगर भारत के वो वापस भेज रहे हैं तो पाकिस्तानी भी 8000 आइडेंटिफाई हुए हैं वहाँ पे जिनको वो वापस भेजने के हवाले से सोच रहे हैं। अमेरिका जो है अभी तक पाकिस्तानी वापस भेजे नहीं गए। आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से भी कोई खबर आ सकती है कि वो जो है वो उनको जो है वो वापस भेज सकते हैं। लेकिन बात वहीं पर आती है कि पाकिस्तान और भारत को अमेरिका दो अलग अलग नजरों से देखता है और वो चाइना फैक्टर भी है, उसकी एक वजह यह भी है। फिर जो मिलिट्री और जो हथियारों के हवाले से जो ताउन है F-35 के हवाले से अमेरिका ने यह पेशकश की है कि वो जो है वो खरीद लें। तो वो एंगल जो है मुख्तलिफ हैं। एंगल तभी बन सकता है जब हमारी मईशत जो है मजबूत होगी। बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें ज़ौक़ ऐड करना चाहूँगा, सिर्फ एक फिक्रा। देखिए, एक अमूमी तासुर है जो कि काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ हमेशा वादा किया और फिर उसने हमें अकेला छोड़ दिया। देखिए, यू कैन नॉट चेंज द पास्ट। जो माजी में हो गया वो हो गया। मुझे ये बताइएगा कि आइंदा अगर कभी ऐसा मौका आता है तो क्या हम माजी की गलतियां दोहराएंगे या एक मर्तबा फिर से वही गलती हम यानी दोहराएंगे जो कि हम माजी में दोहराते चले आ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि हमने अपना किबला दुरुस्त रखना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर ये जब ये हम सुन रहे हैं इंडिया जो है वो ज़्यादा जदीद हो गया या उसकी इकॉनमी ज़्यादा बेहतर हो गई, तो फिर हम पढ़ते भी हैं किताबों में कि 1990 तक पाकिस्तान इस खित्ते में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला मुल्क था। ऐसा क्या हुआ कि इस गुज़श्ता 35 साल के अंदर हम इस खित्ते में सबसे निचले दर्जे पर चले गए तरक्की करने की रफ्तार में? ये भी हमें सोचना होगा। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ऑपोजिशन का हमेशा यही उसकी कोशिश होती है कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे, और अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो 2013 से देखा जाए तो जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में रही है उसने उस वक्त की हुकूमत को टफ टाइम दिया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो असल सियासत 2013 के इलेक्शन से शुरू होती है उसको देखा जाए तो हमें 3 फेजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़र आते हैं। एक है 2013 से 9 मई 2023 तक का, फिर 10 मई 2023 से 8 फरवरी 2024 तक का, और फिर 9 फरवरी 2024 से लेकर 26 नवंबर 2024 तक का। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ऑपोजिशन में होती है तो एहतजाज भी करती है, जलसे जुलूस भी करती है। उसकी क़यादत उनके बानी चेयरमैन इमरान खान करते रहे हैं। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी तारीख की सबसे कमज़ोर सतह पर मौजूद है। उसको सियासी फेसेस लीड नहीं कर रहे बल्कि उसको वकला लीड कर रहे हैं। और फिर उनके अंदर जो इख्तलाफात मौजूद हैं कि वो सियासी फेसेस अब दोबारा जब पार्टी के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं तो लड़ाइयाँ हो रही हैं, इख्तलाफात हो रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया जाता है, इस हवाले से खबरें चलती हैं। फवाद चौधरी साहब और शोएब शाहीन साहब की लड़ाई की खबर चलती है। अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर के इख्तलाफात की खबरें चलती हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन इत्तेहाद बनाने की बात भी करती है। और फिर यह भी कहा जाता है कि इमरान खान तजवीज़ कर रहे हैं कि हम ईद के बाद जो है कोई एहतजाज शुरू करें। तो क्या ये अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना पाएगी और क्या दोबारा इकट्ठी हो पाएगी, इमरान खान को बाहर निकलवा पाएगी? इनके अंदरूनी खलफशार क्या हैं, इस पर बात करते हैं। राव साहब, ये फरमाइएगा कि क्या पीटीआई के पास ऑप्शंस खत्म हो गए हैं जो वो ऑपोजिशन से इत्तेहाद बनाने के लिए राजी हो रही है, या आपको लगता है कि वो एक बार फिर से अपने आप को बतौर जमात इकट्ठा करके एक भरपूर एहतजाज सोलो भी कर सकती है? ये पिछले टॉपिक से बड़ा इसका गहरा ताल्लुक है इस सारी चीज़ का। आप देखें कि अमेरिका के साथ हमारी सियासत जो है ना, अंदरूनी सियासत, वो ईट अप कर रही है किस तरह हमारे सारे माहौल को, और जिस तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए हम नहीं दे पा रहे। ट्रंप, इमरान खान, बाइडन, शहबाज शरीफ। अब बाइडन का फ़ोन नहीं आया इमरान खान को, फिर एब्सोल्युटली नॉट हुआ, और उसके बाद ये चल सिलसिला चल पड़ा। अब क्या है, अब हमारी सियासत किस पे खड़ी है? इमरान खान के लिए ट्रंप कॉल करता है, नहीं करता, वहाँ से कोई बयान आता है, नहीं आता। अगर नहीं आता तो हुकूमत मजबूत हो जाएगी, अगर आ जाएगा तो हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप देखें किस तरह से हम इन मामलात में घिर चुके हैं। हालांकि ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना हमें इंटरनली खुद इन चीज़ों को देख सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, मामलात को आगे चला सकते हैं, और इनसे बच के अपनी नेशनल पॉलिसी लेवल के ऊपर हम बहुत सी इस्लाहात और चीज़ें करके आगे बढ़ सकते हैं जो हमें करनी चाहिए। और हम बयानात की हद तक तो ज़रूर करते हैं, अमलन हम नहीं करते, इसलिए हम अपने उसी घिन चक्कर में रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। जहाँ तक पीटीआई की बात है, देखें पाकिस्तान में एक तो ये सियासी जमात का मजबूत होना, कमज़ोर होना, ये उसके बहुत से फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एक फैक्टर कॉमन है और परमानेंट है। वो है कि अगर लीडर एक है, उसका वो ज़ाती उसकी जागीर समझी जाती है जमात, और उसी के साथ सारे होते हैं, वो जब तक है उसके से है और वो पॉपुलर भी है, तो मेरा नहीं ख्याल उस जमात को किसी किस्म का कोई ख़तरा हो सकता है। एज सच सारे कोशिश करते हैं उसी जमात में रहें, उसकी टिकट भी लें इलेक्शन में, उसके निशान पे इलेक्शन भी लड़ें, और उसके साथ अपने मामलात भी ठीक रखें। इसकी वाज़ेह मिसाल मैं आपको बता देता हूँ। अभी फवाद चौधरी साहब तो कोशिश कर ही रहे हैं वापस जमात में आने की। फैसल वाडा साहब के भी आपने बयान सुने होंगे मुख्तलिफ वक्तों में, इमरान खान को बचाने की भी काफ़ी फिक्र है इमरान खान से, तो वो भी बुनियादी तौर पर वही वजह है। जी, वो पॉपुलैरिटी उनकी, और उनको पता है कि अगर कल इलेक्शन होते हैं, जल्दी इलेक्शन हो जाते हैं और इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो अगले वज़ीर आज़म ना भी हो, लेकिन उनकी पार्टी बहुत मजबूत पोजीशन में होगी कि वो कम से कम 2-3 सूबों में हुकूमत तो बना ही लेगी, अगर मरकज़ में नहीं भी उसको मिलती। तो इसलिए ये जो देखना बुनियादी तौर पर यह है कि ये जो लोग बयान दे रहे हैं, फवाद चौधरी साहब हो, फैसल वाडा साहब हो, मरवत साहब हो, क्या इनके बयानात से कोई फ़र्क पड़ता है? इसको हम खलफशार कह सकते हैं। वैसे तो पीटीआई को कहा जाता है कि वो मुल्क में खलफशार फैला रही है। अभी हमें कभी कभी लगता है कि पीटीआई खुद खलफशार का शिकार है। उसके अंदर खलफशार कौन फैला रहा है? वो वहाँ पे आपने देखा जो फवाद चौधरी शोएब शाहीन का जो मुकालमा हुआ या लड़ाई हुई है, उसमें जो इल्ज़ामात थे वो क्या थे
तो ये खलफशार एक दूसरे पे इल्ज़ाम वो खलफशार का डाल रहे हैं, लेकिन किसी और की आड़ लेके कि आप उसके एजेंट हैं और आप उसके एजेंट हैं। वो दोनों एक ही जगह के एजेंट आप एक दूसरे को करार दिए जा रहे हैं। तो ये अब देखना ये कि क्या पीटीआई की सियासी हमायत कम हो गई है, क्या लोग उसको एन ब्लॉक छोड़ के चले गए हैं, उसके पार्लियामेंटेरियंस ने किनारा कशी इख्तियार कर ली है इमरान खान से। क्या इमरान खान लीडर नहीं है, उस जमात के सरबराह नहीं है पीटीआई के, वो सरबराह हैं। आप कह रहे हैं वकला के हाथ में है, उनके हाथ में ही है, वो जो कहते हैं वही होता है, इसको निकाल दो उसको रख लो, ठीक है। जहाँ तक जुनेद अकबर और गंडापुर साहब के इख्तलाफात की बात है, उन्होंने दोनों में से किसी को निकालने की बात उस तरह से नहीं की है। और पीटीआई की जो है वो जो पॉपुलैरिटी है बुनियादी तौर पे वो दो चीज़ों की वजह से है। एक जो उसकी सो कॉल्ड मज़ाहमत जो वो दिखा रही है, या इमरान खान जेल में है। दूसरा हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, बुरी परफॉर्मेंस, उसकी वजह से है। ये दोनों चीज़ें जब तक हैं उस वक्त तक आप पीटीआई को ख़त्म नहीं कर सकते, और किसी भी सियासी जमात को ख़त्म करने के लिए उसको वोट आउट करना ज़रूरी है। अच्छा नजम साहिब साहब, हमारी पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री के अंदर एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है और आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं कि माइनस करने की बात होती है किसी भी सियासी लीडर को। माजी में कभी कोई नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाहर क़यादत मौजूद है, अगर इमरान खान जेल के अंदर मौजूद है तो उनका एक ही टास्क है कि इमरान खान को किसी तरह रिहा करवाना। आपको क्या लगता है ये जो इख्तलाफात उनके मौजूद हैं, इसी वजह से वो ये कंप्लीट नहीं कर पा रहे? देखिए, जो बाहर हैं उनमें इतनी हिम्मत, ताकत, हौसला और वकूफ नहीं है कि वो रास्ता निकालें खान को बाहर निकालने का। जो खान के साथ हैं या तो वो रूपोश हैं या जेल में हैं। इसके बाद ये बताऊंगा आपको कि अगर खान बाहर आ जाता है ना जेल से, तो ये कहना कि कौन उसके बाद वजीर आज़म बनेगा तो ये एक खाम ख्याली होगी, क्योंकि अगर खान बाहर आ जाता है तो मुझे तो कोई ऐसा शख्स और नज़र नहीं आता जो कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा सवाए इमरान खान के। लेकिन ये डिपेंड करता है कि खान बाहर कब आएगा भी कि नहीं आएगा। लेकिन ये तय है कि अगर वो बाहर आता है तो उसके बाद फिर खान की ही वो होंगी बातें सारी। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना अंदरूनी खलफशार की, देखिए अंदरूनी खलफशार की वजूहात समझ में आती हैं। पहली बात, कोई सियासी जमात हो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, और उस इमारत में से अगर कोई एक आधी ईंट निकल जाए तो फर्क नहीं पड़ता। फिर किसी भी सियासी जमात की एक किचन कैबिनेट होती है, एक आपका फैसला करने वाला ग्रुप होता है। मिसाल के तौर पे नून के पास शरीफ खानदान के इतने सारे लोग हैं कि वो यानी पूरे पड़ जाते हैं। उस तरफ से अगर आप जरदारी में देखें तो जरदारी साहब, बिलावल साहब, उसके बाद यानी और जो यानी उनकी खवातीन हैं जी, फरियाल तारपुल वगैरह, तो ये सारे लोग जो हैं ये किचन कैबिनेट बनाते हैं। इधर क्या है, इधर पीटीआई का नाम है इमरान खान, इमरान खान का मतलब है पीटीआई, और इमरान खान जेल में है इसका मतलब है पूरी पीटीआई जेल में है। जरा गौर कीजिएगा। तो अंदरूनी खलफशार। अच्छा, फिर उसके बाद बढ़ा भी देते हैं ज़ेब दास्तां के लिए। लोग कह रहे हैं जी कि ये जो फवाद साहब ने थप्पड़ मारा है ना किसी शाहीन को, ये भी किसी के कहने पे मारा है। साजिशी थेरियां जन्म लेती हैं कि ये जो गंडापुर साहब ने किया है ना, ये इसलिए किया है कि खान नाराज हो गया वगैरह वगैरह। उसकी वजूहात इसलिए बनती हैं कि फैसला करना है तो खान से पूछ के करना है, मुशावरत होनी है तो खान से होनी है, स्ट्रेटजी बननी है, बयानियां बनना है तो खान से होना है, और वो बदकिस्मती से जेल में है। तो खलफशार नहीं होगा तो क्या होगा? ये जो इस वक्त पीटीआई का, और ये एक और बात बड़ी जरूरी है, वो हम सबको पता है कि ये जितने लोग बाहर हैं ना, आप देखेंगे 4 चेहरे आते हैं, 2 हफ्ते बाद वो पीछे चले जाते हैं और फिर खोसा साहब वापस आ जाते हैं। खोसा साहब वापस आते हैं, इधर से अली जफर साहब पीछे चले जाते हैं। तो ये अपनी बारियां कुछ मुझे लगता है लगी हुई हैं, और इन सबको पता है, ये जितने भी बाहर हैं, कि इनका खान के बगैर नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लिहाजा इनकी मजबूरी है कि खान का नाम लेते रहें। कुछ आने की कोशिश कर रहे हैं वापस, कुछ निकलने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा। तो क्या ये तय हुआ? ये तय हुआ कि खान ही पार्टी है और पार्टी ही खान है, और जब तक वो जेल में है तब तक ये सारा खलफिशार, ये सब कुछ वगैरह ये होता रहेगा। और उनके जो पीटीआई के सपोर्टर्स वोटर्स हैं, उनको खान ही की एक बात करनी है
कि आपने घबराना नहीं है। साकिब रशीद साहब, क्योंकि ऐसा लगता है फवाद चौधरी साहब को बहुत इस्तिस्ना हासिल है और फिर पार्टी के अंदर दो ही लोग मौजूद हैं, एक फवाद चौधरी साहब और एक फैसल चौधरी साहब, दोनों भाई मुलाकात भी करने जाते हैं, तर्जुमानी भी फैसल चौधरी साहब ही ज़्यादातर करते हैं। फिर गंडापुर साहब एहतजाज करने आते हैं, गायब हो जाते हैं, पीटीआई वाले कहते हैं वो उनको कोई अगवा करके ले गया, फिर पता लगता है वो कहीं चाय पीने चले गए। इन बातों की बिना पर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तकसीम है, कोई इधर खेल रहा है, कोई उधर खेल रहा है। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि इमरान खान रिहा हों। फवाद चौधरी साहब की आपने बात की, वो बाज़ औक़ात क्या कहते हैं, आपके ख़िलाफ़ कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही हो तो आप उसको अपने हक़ में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। वैसे तो खान साहब जेल में हैं, फवाद चौधरी साहब की कभी भी मुलाकात ना होती, लेकिन GHK हमला केस में क्योंकि वो नामज़द मुलज़म है और वहाँ पे चल रहा है ट्रायल, और उस ट्रायल के दरमियान वो जाते हैं अपना केस भुगतने, और उसके बाद उस दौरान उनकी खान साहब से मुलाकात भी होती है, मशवरे भी होते हैं, सारी चीज़ें जो है डिस्कस हो रही होती हैं। बाकी जो इशू आ रहा है वो इशू ये है कि इमरान खान साहब से, बल्कि 2 दिन पहले PTI की जो इंटरनली जो इजलास हुआ उसमें एक चीज़ डिस्कस हुई और बड़ी हैरान कुन है कि इमरान खान साहब के पास जो भी जाता है वो कोई ना कोई शिकायत जो है वो लगा देता है, कोई वकील हो, कोई लीडर हो, कोई फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ ने ये कर दिया। बल्कि एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो इल्ज़ाम आया PTI की लीडरशिप पे जो बाहर है कि इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट होती है ना, एक्स पे जो पोस्ट होती है, उसको रीपोस्ट नहीं कर रहे बहुत सारे लोग, उसको कोट नहीं कर रहे, उसको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। तो इस किस्म की बातें भी इमरान खान साहब तक पहुंचाई जाती हैं और खान साहब की पोजीशन ये है कि वहां पे उनके पास जो बात पहुंचती है उस पर वो रिएक्शन देते हैं। और शेर अफजल मरवत साहब को मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि मुझे एक्सेस नहीं हो रही, और मुझे याद है कि इससे कबल भी शेर अफजल मरवत साहब को जब पार्टी से निकाला गया था और ये ऑर्डर आ गया था कि इनको निकाल दें, और एक दिन जो है शेर अफजल मरवत अडियाला जेल के गेट पे पहुंचे और उन्होंने कहा मुझे एक दफ़ा मुलाकात करने दें। मुलाकात हुई तो उसी मुलाकात में मामला ख़त्म हो गया। खान साहब ने कहा चलें ठीक है जारी रखें। तो ये भी एक बड़ा मामला है कि जो कम्युनिकेशन का जो गैप है ये भी एक बड़ा इशू है, जिस वजह से PTI के अंदर हमें खलफशार नज़र आता है। एक दूसरे के एक और आजकल जो बात बल्कि काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं, एक दूसरे को टाउट कहते हैं, एक दूसरे पे जो है वो शक किया जाता है, ये शक भी किया जाता है कि ये किसी और पार्टी के साथ मिले हुए हैं, किसी और पार्टी का एजेंडा जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, या पार्टी के अंदर जो पॉलिसी है इसको दूसरी तरफ जो है वो लीक किया जाता है। तो ये जो ट्रस्ट है ना, ये भी PTI के लोग एक दूसरे पर नहीं करते। इसी वजह से अब देखिए जुनैद अकबर और अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी बातें, और PTI के जो वकला है उनके अंदर जो रिफ्ट है, मेरा ख्याल में उसमें उस रिफ्ट को PTI की जो एहतजाजी तहरीक है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है कि PTI की एहतजाजी तहरीक, पहले भी हमने इस पर बात की थी कि इंडिपेंडेंट लॉयर्स जो है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बाहर निकले थे, तो PTI की इंटरनल जो वकला की रिफ्ट थी वो अगर ना होती और ये मजबूत तरीके से इकट्ठे होकर मुश्तरका जो है वो वहां पे जाते, उनसे मिलते और उस तहरीक को सपोर्ट करते, तो वो हुकूमत के खिलाफ एक जो है वो थर्ड पार्टी तहरीक बन सकती थी। लेकिन वो नहीं किया, इन्होंने नहीं पहुंचे और नहीं उस तरह सपोर्ट किया जिस तरह जो किया जाना था। वकला का सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ था, वहां पर भी हमने यही देखा कि वहां सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अगर आ जाते हामिद खान ग्रुप के, तो आज वकला तहरीक की पोजीशन और होती, और वहां पे क्योंकि PTI के अंदर भी इख्तलाफात थे और उन्होंने आजम नजीर तारड़ साहब का जो ग्रुप है उनको सपोर्ट किया और वो जीत गए, आज जो अपोजिशन हो रहा है। तो ये बहुत सारे मामलात हैं। इसमें एक और जो चीज़ है, आखिरी बात मैं करूंगा कि इस वक्त अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, इजाज चौधरी हैं, उमर चीमा हैं, ये लोग जो है इस वक्त जेल में हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी बाहर जो है वो हमें नजर आते हैं जिन्होंने जेल भी काटी, और बाकी असद उमर वगैरह तो छोड़ चुके। जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो मेरे ख्याल में टोटल जो है वो तब्दील हो जाएगा ये सिलसिला। ये जब तक वो जेल में हैं ये सारी चीजें हमें जो है वो किसी ना किसी सूरत में नजर आती रहेंगी, और इमरान खान साहब भी मेरे ख्याल में हर 3-4 माह के बाद जो है वो मुख्तलिफ ओहदेदारों को तब्दील करते रहते हैं, और फिर जब वो उनकी तरफ से शिकायत आती है फिर नया ले आते हैं, फिर नया ले आते हैं। नया खून जब आता है तो वो ज्यादा एक्टिवली काम करता है। जब तक वो अंदर हैं यही रहेंगे, लेकिन बाहर आएंगे तो टोटल क़यादत जो है तब्दील होगी। ठीक है, यानी टाइम पास कर रहे हैं वो भी बाहर नहीं आ जाते। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। KP हुकूमत ने अफ़गानिस्तान से बराह रास्त रब्ता किया है और 2 वफ़द अफ़गानिस्तान जाएंगे। दौरे के TORs तैयार कर लिए गए हैं। नजम साकिब साहब,
ये इससे कबल जब बात की गई थी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अली अमीन गंडापुर ने कि हम खुद मुज़ाकरात करेंगे उनसे, तो तनकीद का निशाना बनाया गया था कि ये उनका इख्तियार नहीं है कि वो ख़ुद बात करें, ये विफाक का मसला है। अब ये जो KP हुकूमत के 2 वफ़द अफ़गानिस्तान जाएंगे, ये किन मामलात पर बात करेंगे और क्या लीगली इनके पास कोई इख्तियार भी होगा कि ये बात कर सकते हैं जाकर? देखिए, बैकग्राउंड ये है कि पेशावर है और उसमें वज़ीर आला की ज़ेर क़यादत यानी अली अमीन गंडापुर की ज़ेर क़यादत एक अहम मीटिंग होती है। उसमें शुरका कौन हैं? उसमें सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं और उनके अकाबरीन हैं। फ़ैसला क्या होता है? 2 फ़ैसले होते हैं। पाकिस्तान में जो अमन है वो डिपेंड करता है, उसका इन्हिसार अफ़गानिस्तान में अमन पे है। ये पहला फ़ैसला होता है। दूसरा फ़ैसला होता है कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए अफ़गानिस्तान से हुकूमती सतह पर मज़ाकरात जल्द से जल्द होने चाहिए। ये 2 फ़ैसले उस मीटिंग में होते हैं। ये जो 2 वफूद की आपने बताया ना, ये सिर्फ खबर आई है। मैं जब इसकी डिटेल पढ़ी मैंने, तो मुझे यकीन नहीं आया कि ये वाकई ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर एक सूबा फॉरेन पॉलिसी यानी खारजा पॉलिसी अपने हाथ में लेके पहले वहां जाएगा, पहला वफ्द जाएगा, वहां जाके माहौल क्रिएट करेगा, बिल्कुल ऐसे ही है, सिफारती ज़रूरियात पूरी करेगा। दूसरा जो वफ्द है वो जाएगा, वो सारे स्टेक होल्डर्स उसमें होंगे। तो मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि अगर कल को पंजाब से भी इधर से 2 वफूद चले गए, क्योंकि दहशतगर्दी जो है वो तो पूरे पाकिस्तान का मसला है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये KP का तो मसला नहीं है। ये हो क्या रहा है? तो मुझे यकीन इसलिए नहीं आ रहा कि क्या वाकई खारजा पॉलिसी जो है वो सूबे अपने अपने सूबे चलाएंगे, या इनसे कहा गया है कि आप ये वाला रास्ता जो है वो इख्तियार करें। और वो इसलिए नजर आता है कि जब दूसरा वफ्द जाएगा तो सारे स्टेक होल्डर्स होंगे। इसका मतलब ये है कि मरकज में ये वफूद बनाने की बजाय सूबे में ये वफूद बनाए जा रहे हैं और मरकज के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसका हिस्सा होंगे। समझ से बालातर है। राव साहब देखिए, अच्छा जी, 4 सवालात हैं। ये मैं इसको सच मान लूं अगर, तो 4 सवालात है। पहला सवाल, क्या अफगान तालिबान से किसी ने पूछा है? जी, क्या अफगान तालिबान से किसी ने पूछा है कि इन वफूद को वो रिसीव भी करेंगे कि नहीं? दूसरा, क्या अफगान हुकूमत TTP के सर से दस्ते शफकत हटा देगी? तीसरा, क्या मरकज के नुमाइंदे वाकई सूबे के वफ्द का हिस्सा होंगे? और आखिरी, क्या खान ने शहबाज हुकूमत का साथ देने का फैसला कर लिया है? ये बड़े मुश्किल सवाल। ये आखिरी सबसे अहम सवाल है। राव साहब, एक तो ये समझते हैं कि आगे से भी इनको एंटरटेन किया जाएगा, और वाकई आपको लगता है कि एक सूबा अब सिफारती अमूर अंजाम देगा? एक बुनियादी जो मेरा ख्याल है, जो हम पहले भी इसको कहते हैं कि सूबे की तरफ से हो तो ये बहुत ही नामुनासिब बात है। उसी खबर में एक चीज़ है जो शायद नज़रअंदाज कर गए, हमने पढ़ी नहीं। वो ये है कि फोकल पर्सन बैरिस्टर सैफ होंगे इनके, और वफाक से राब्ते में होंगे मुज़ाकरात के हवाले से। वो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ इधर से कहा गया है या कोई अंडरस्टैंडिंग मौजूद है जिसकी वजह से ये सारा किया जाए, क्योंकि वफाक का बाकायदा मेंशन किया गया। ये तो राव अच्छी बात है। फिर तो अल्लाह ऐलान बताए ना कि सूबा जो पहले वफाक के अगेंस्ट खड़ा था, अच्छा, वो अब साथ चल रहा है। लिखा, हम पढ़ नहीं रहे तो लहजा बात है, उसमें लिखा हुआ है भाई, उसमें लिखा हुआ है ये TORs और बाकी चीज़ों के साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि वो फोकल पर्सन है और ये सारी चीज़ें इस तरह होंगे। अगर हम नहीं उसको, अगर हम नज़रअंदाज कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल, या अगर ये वाकई ऐसी बात नहीं है तो यकीनन मैं भी यानी इसके हक़ में नहीं हूँ कि सुबह अपने तौर पर उठ के ये काम शुरू कर दे। पहले भी एक दफ़ा हुई थी, अटैम्प्ट नहीं हुई। आपको पता मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी भेजा गया था, वो किसी हुकूमत में भी नहीं थे, किसी सूबाई हुकूमत में भी नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनका असर और रसूख है हुकूमत ने उनको भेजा था। फिर हमारे स्पेशल एनवाई भी हैं, तो बड़े अरसे से मैं देख रहा हूँ कि वो भी, उनका भी पता नहीं उनको क्यों लगाया, अगर उनसे कोई काम नहीं लेना। उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, उनके राब्ते भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन उनको भी न्यूट्रलाइज ही कर दिया तकरीबन। अभी तक जो हम देख रहे थे, हम जवाबी जो अस्करी हिकमत अमली तो ज़रूर इख्तियार किए हुए थे। मुज़ाकरात के हवाले से हमें कोई बात नज़र नहीं आ रही थी, बयान दागे जा रहे थे एक दूसरे से दूर। वो हवाई फायरिंग जो होती है जिसको कहते हैं वो हो रही थी।
अगर ये इस तरह की एंगेजमेंट होती है, मेरा ख्याल ठीक है है। बहुत मुनासिब होगी, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर, कल हमने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर तो यकीनन बढ़ेगा। फिर ये है कि सदियों के ताल्लुकात है क्रॉस द बॉर्डर, अगर आप देखें कबाइल दोनों तरफ आबाद हैं, उनके आपस में ताल्लुकात है, फिर उनके कम्युनिकेशन गैप उस तरह का नहीं है। इतने अरसे से जो जंग चल रही है, यहाँ पे बहुत से लोग उनके अफगानों के हैं, हमारे लोगों के राब्ते वहाँ पे जिस तरह से रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छी पेशरफ्त इसमें हो सकती है, हम इसको न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो सकते हैं, अफगान गवर्नमेंट को कायल करने में भी कामयाब हो सकते हैं। ठीक है साकिब बशीर साहब, आप कैसे समझते हैं, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर ट्राइबल डिप्लोमेसी को मजबूत करने के लिए इस TORs के अंदर कहा गया है, और फिर विफाक ने आपको समझते हैं कि लगता है कि ये कदम उठाया कि एक तरीके से हम इस तरह बात करते हैं कि ये सूबा ज़्यादा करीब है, इनका कल्चर भी ज़रा ज़्यादा सेम है। अच्छा, एक तो कुछ ज़राए से मेरी बात भी हुई, तो उनका ये कहना है कि जो वफाक है या वफाकी हुकूमत ऑन बोर्ड है इन सारे मामलात से, इतने बड़े पैमाने पर वो अगर चीज़ें कर रहे हैं। माजी में एक मुलाकात हुई थी तो उससे कोहराम मच गया था कि ये क्या करने जा रहे हैं अली अमीन गंडापुर जो है। तो अब की बार TORs और वफूद भेजने तैयारियों और उस पर सारा कुछ हो रहा है, तो मरकज़ की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। तो उसका ये बताया गया है कि उसका मतलब यही है कि मरकज़ भी एग्री है कि मुज़ाकरात के ज़रिए, क्योंकि TTP की कार्रवाइयाँ माजी करीब में बहुत बढ़ गई थी। अच्छा, 2 वफद होंगे, पहला वफद उलमा का होगा। अब आप देखें कि TTP हो, तालिबान, अफ़गान तालिबान हो, उसमें मजहबी एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। तो पहला वफद वो होगा जिसमें इन सारे ट्राइबल एरिया से उलमा होंगे, और दूसरा वफद जो है वो होगा वहाँ के अमायदीन होंगे, और उसमें सारे स्टेक होल्डर्स होंगे जो वहाँ पर बात करेंगे। उसमें यह बताया गया कि एक दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, TTP की बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ, फिर लोकल इश्यूज भी हैं, वहाँ पे लोग आते हैं, मरीज आते हैं, ट्रेड है, इस किस्म के जो मामलात है, कारोबार करते हैं कुछ लोग जो है वो इधर, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं और वो बढ़ रहे हैं। तो उनको काबू पाने के लिए, वो मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के लिए ये जो है वो कोशिश हो रही है। बिल्कुल ठीक है, ये भी अहम चीज़ होगी कि ये वक्त बाख्तियार कितना होगा। नजूम साकिब साहब, आज के सवालात। शुक्रिया ज़ौक। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, पहली मर्तबा तारीख़ में ऐसा हुआ कि CSS के गुज़श्ता इम्तिहान का नतीजा आने से पहले ही दूसरे साल के इम्तिहान शुरू हो गए, जो कि कल से शुरू हो गए हैं। यानी वो उम्मीदवार जो पिछले साल इम्तिहान दे रहे थे, मजबूरन इस साल भी इम्तिहान देंगे, कि इसलिए कि पिछले का नतीजा अभी तक नहीं आया। ज़रूरी सवाल ये है कि क्या FPSC में भी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला फार्मूला आजमाया जा रहा है? राइट। आज का गैर ज़रूरी सवाल, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया है कि बानी PTI की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना है। बानी PTI की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना है। गैर ज़रूरी सवाल यह है कि सियासत की ये जो भल सफाई है, ये पीपल्स पार्टी अकेले ही कर लेगी कि बाकी पार्टियों की भी मदद इसको दरकार होगी? ठीक है, हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक से आगाह रखना, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।